हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 13। ठीक है, इट्स प्योर थ्योरेटिकल टॉपिक और इसमें अगर हम बात करें तो आपको 8 मार्क्स की वेटेज है, जिसमें थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चन दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा थ्योरेटिकल होते हैं। ठीक है, तो 8 मार्क्स की वेटेज है, इसलिए हम इग्नोर नहीं कर सकते। ज्यादातर बच्चे कहते हैं कि मैम ये चैप्टर करें या ना करें, करना चाहिए। इससे बहुत सारे बेसिक्स भी क्लियर होते हैं और बहुत ही इजी मार्क्स है। ठीक है, अभी स्टैटिस्टिक्स में बच्चे सबसे पहले आज हम करने वाले हैं थ्योरेटिकल वाला ज्यादा पार्ट, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में चांसेस होते हैं कि आपके कोई प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन आ जाए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। आज हम करने जा रहे हैं बच्चे इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे स्टैट क्या होता है, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन दो सेंस में पढ़नी है हमें। पहली सेंस है बच्चे प्लूरल सेंस, दूसरी होती है सिंगुलर सेंस। ठीक है, अगर प्लूरल सेंस की बात करूं तो प्लूरल सेंस हमने अपने सेंटर टेंडेंसी के चैप्टर में भी ये चीज पढ़ी थी कि हम डेटा की क्वांटिटी पे कैलकुलेशंस करते हैं या फिर हम किसी चीज की क्वालिटी पे, जैसे हमने स्पेयर्समैन वाला मेथड किया था। ठीक है, तो इट्स अ काइंड ऑफ थिंग कि हम रैंक कोरिलेशन वाला मेथड था, क्वालिटी पे बात कर रहे थे और क्वांटिटी पे बात कर रहे थे। तो जब भी हम क्वांटिटी और क्वालिटी को चेक करते हैं तो इस डेफिनेशन को बोला जाता है प्लूरल सेंस की डेफिनेशन है। ठीक है, जैसे कि हम ये जज करेंगे किसी पर्सन ने कितने मार्क्स लिए, किसी पर्सन की ब्यूटी कैसी है। ठीक है, जैसे कि कितने परसेंटेज चांसेस है ये जीत जाएंगे। जब हम इन चीजों को स्टडी करते हैं या बैठ के सोचते हैं, एनालाइज करते हैं, तो उसे कहते हैं हम स्टैट करें, स्टैटिस्टिक्स करें। तो प्लूरल सेंस में कहा जाता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिवली हम डाटा को कलेक्ट करते हैं और उससे बाद में जाके एनालाइज करते हैं। अगर सिंगुलर सेंस की बात करें तो बच्चे सिंगुलर सेंस में इसका मतलब होता है कि सबसे पहले तो डाटा को कलेक्ट करना। ठीक है, कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लो कि आपको पूछना है कि आपसे सीनियर जो है उनके लास्ट फाउंडेशन अटेम्प्ट में कैसे नंबर आए। तो हो सकता है आप 2-3 लोगों को जानते हो, तो आप जाओगे, आप बोलोगे बताओ कि आपके मैथ में कितने नंबर आए, आपके लॉ में कितने नंबर आए, ताकि आप भी उनका पेपर पैटर्न समझ के अपनी प्रिडिक्शन कर पाओ। तो आप जब जाके पूछते हो किसी से तो उसे कहते हैं कि आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो, आप उस चीज को नोटिंग कर रहे हो या अपने दिमाग में नोट कर रहे हो या किसी पेपर पे नोट कर रहे हो कि हमने वो डाटा कलेक्ट कर लिया। फिर उस डाटा को कलेक्ट करके करना क्या है, हम उस डाटा को एनालाइज करेंगे। जैसे हम आएंगे और हमने एक बच्चे से पूछा तो उसने कहा कि मैंने एग्जाम के जस्ट महीना पहले पढ़ाई की थी, तो मेरे टू द पॉइंट पासिंग मार्क्स आए। ठीक है, फिर एक बच्चे के पास गए तो उसने बोला कि मैं कम से कम 4-5 महीने पहले पढ़ना स्टार्ट हो गया था, 2-3 रिविजन्स की हैं और मेरे 70-80% मार्क्स आए हैं। तो हम बैठ के देख रहे हैं कि अच्छा कितने घंटे की पढ़ाई, कौन से सब्जेक्ट को किस टीचर से करें, कौन से क्वेश्चन रिवाइज करने चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो हम उस डाटा को देख के उस डाटा पे एनालाइज कर रहे हैं, डाटा को देख रहे हैं। फिर एनालाइज के बाद में मान लो हमने किसी और के साथ भी वो डाटा शेयर करना है। ठीक है, या फिर हमने वो डाटा किसी और के लिए इकट्ठा किया है, तो उसे शो कैसे करेंगे, उसे दिखाएंगे कैसे, प्रेजेंट कैसे करेंगे, तो उसे कहते हैं प्रेजेंटेशन। जैसे आप उसे पाई चार्ट बना के दिखा दोगे कि सर 1 घंटा जो बच्चा पढ़ रहा था ना उसके 30 मार्क्स आए, जो बच्चा 5 घंटे पढ़ रहा था उसके 70 मार्क्स आए हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ थिंग कि आप वो एनालाइज करके किसी को शो कर रहे हो। तो पहला काम होता है डाटा कलेक्ट करना, फिर होता है उसी डाटा को एनालाइज करना, फिर उस एनालाइज्ड डाटा को प्रेजेंटेशन बना के दिखाना। इसे बोला जाता है एक सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन। ठीक है, तो इन्फेरेंस के लिए ये ज्यादातर डेफिनेशन काम करती है। इन्फेरेंस का मतलब होता है कि हम कंक्लूजन दे रहे हैं। कंक्लूजन किसके बेसिस पे दे रहे हैं, कोई एविडेंस या रीजनिंग। जैसे कोई आपको पूछे कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि 1 घंटे ही सिर्फ पढ़ेंगे तो 30 मार्क्स आएंगे, तो आप बोलोगे ये देखो मेरे पास एविडेंस है, मैंने उस पर्टिकुलर पर्सन से क्वेश्चनियर फिल कराया था, उसने मुझे बताया था कि इतने घंटे पढ़ा तो उसके इतने मार्क्स आए। ऐसे ही कम से कम प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 80% लोगों का यही कहना था। तो इट्स अ काइंड ऑफ आपके पास क्या होता है, एविडेंस होता है। ठीक है, तो ये तो 2 डेफिनेशंस हो गई जो आपको ध्यान में रखनी है। और बच्चे इसका मतलब अगर हम कहें तो स्टैट में बेसिकली प्लूरल सेंस कह रहा है क्वांटिटी और क्वालिटेटिव डाटा। ठीक है, वो हो गई हमारी प्लूरल सेंस की डेफिनेशन। अगर सिंगुलर की बात करें तो सिंगुलर हमें ओवरऑल कह रहा है कि डाटा कलेक्ट करो, फिर डाटा को एनालाइज करो,
उसके बाद में डाटा को प्रेजेंट करो, प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो यही मेन पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड इन द टर्म ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। न्यूमेरिकली स्टैटिस्टिक्स को किसमें डिफाइन किया गया? ठीक है, सिंगुलर में तो ये बताया कि डाटा कलेक्ट करो, प्रेजेंट करो, एनालाइज करो, तो प्लूरल में बताया था कि क्वांटिटी और क्वालिटी डाटा, मतलब क्वांटिटी में तो उसे न्यूमेरिकली कोट किया जा रहा है। क्वालिटी में भी जैसे हमने रैंक कोरिलेशन पढ़ा था, क्वालिटी चाहे दी हुई थी तो हम उसे रैंक दे रहे थे, हम नंबरिंग में कन्वर्ट कर रहे थे उसे। तो प्लूरल सेंस ही इसका सही आंसर होगा कि न्यूमेरिकल डाटा कौन सी डेफिनेशन में आता है? प्लूरल सेंस में आता है। ऐसे स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न्ड विद, कि स्टैटिस्टिक्स मेनली किस चीज से रिलेट करता है? तो बच्चे इसका आंसर भी क्लियर है, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों तरह की इंफॉर्मेशन यूज होती है, तो ऑब्वियसली फिर क्या आ जाएगा? बोथ ए एंड बी। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी बच्चे नेक्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ स्टैट्स। हिस्ट्री ऑफ स्टैट्स पे भी बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। तो पहली चीज तो कुछ चीजें हैं रटने वाली, आपको रटना है। ठीक है, क्योंकि इस पे काफी क्वेश्चन आते हैं। अगर हम कहें कि स्टैट वाला वर्ड लिया कहां से गया, कहां से कॉपी मारा, ठीक है, तो कहां से कॉपी किया? तो पहली बात, लैटिन में स्टैट को बोला जाता है स्टेटस। ठीक है, तो उसे बाद में स्टैटिस्टिक बना दिया गया, मतलब स्टेटस बोला जाता था लैटिन में। ठीक है, इटालियन में बोला जाता है स्टैटिस्टा। आपको पता होगा जो इटली के लोग हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन ऐसी ही होती है, जैसे वो मतलब हर चीज के पीछे, जैसे वो पास्ता बोलते हैं तो स्टैटिस्टा। तो इट्स अ काइंड ऑफ थिंग कि इटालियन वर्ड है। ऐसे जर्मन वर्ड है, उन्होंने प्रॉपर वर्ड दिया था स्टैटिस्टिक, जर्मन वर्ड है प्रॉपर स्टैटिस्टिक। फ्रेंच वर्ड की बात करें तो जैसे फ्रेंच में ज्यादातर लोग बारबेक्यू वगैरह ज्यादा पसंद करते हैं ना, तो स्टैटिस्टिक्यू, उन्होंने क्या बोला उसे? स्टैटिस्टिक्यू। तो स्टैट के अलग अलग नाम है। ठीक है, पहला नाम लैटिन की अगर बात करें तो उसमें स्टेटस कहा जाता है। इटालियन की बात करें तो स्टैटिस्टा, जर्मन में स्टैटिस्टिक, फ्रेंच में स्टैटिस्क्यू। ठीक है, पहले तो ये याद रखना है, ये याद कर लेना, रट लेना। फिर हम बात करते हैं कि हिस्ट्री में कैसे स्टैट आया था, हमें कैसे पता चला कि स्टैट नाम की भी कोई चीज होती है। तो एक तो जो कौटिल्य था, ठीक है, कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम का, मतलब एक अच्छा उनका मंत्री था, और उसने अर्थशास्त्र लिखा था, एक बुक लिखी थी। वो अर्थशास्त्र जो होता है, अर्थशास्त्र में क्या था? रिकॉर्ड था लोगों का, कि लोगों का बर्थ कब हुआ, ठीक है, या फिर लोगों की डेथ कब हुई, ये सारा बर्थ का रिकॉर्ड था मेनली वो। और ये कौन से टाइम की बात है? ये 4th सेंचुरी की बात है। तो ये 3 बातें आपने याद रखनी है इसको लेके। पहली बात, ये जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र दिया था वो आया कब? 4th सेंचुरी में था मैम। कौन से राजा के टाइम पे था? चंद्रगुप्त के टाइम पे था। और उसमें क्या दिया गया? उसमें बर्थ डेट्स बताई गई हैं। ठीक है, तो वो, उसके अलावा बच्चे एक ऑथर था अबू फैजल, जो इन एकबरी, जिसने एक बुक लिखी थी, उसमें उसने मेंशन किए हुए थे एग्रीकल्चर के रिकॉर्ड। एग्रीकल्चर के रिकॉर्ड इन द सेंस कि कौन सी क्रॉप लगाई तो वो 4 महीने में काट ली, उसकी कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन हुई, ऐसे उसमें डाटा दिया गया था। तो स्टैट इज ऑल अबाउट डाटा। तो ये एंशियंट टाइम पे, पुराने टाइम से ही थोड़ा समझ में आ गया था कि स्टैट उस टाइम के लोगों को भी पता था क्या होता है, वो लोग भी उसका यूज करते थे। जैसे यहाँ पे कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में बताया लोगों के डेट ऑफ बर्थ, सेंसिस नोट कर रहा है, सेंसिस भी स्टैट होता है ना, डाटा कलेक्ट करना, कलेक्शन इज ऑल्सो स्टैटिस्टिक्स। तो उसने डाटा कलेक्ट करके रखा है और उसके प्रेजेंट करके रखा है। ऐसे ही एनएकबेरी ने एग्रीकल्चर से रिलेटेड डाटा इकट्ठा करके रखा है। तो आपने इनके नाम याद रखने हैं और ये याद रखना है कि ये इसमें कैसा डाटा था। ठीक है, फिर एक बच्चे और है कि फर्स्ट सेंसस में, मतलब सबसे पुरानी अगर बात करें तो इजिप्ट में 300 बीसी से लेकर 2000 बीसी के बीच में स्टैटिस्टिक्स का डाटा यूज होने के बहुत सारे प्रमाण मिले हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो इजिप्ट में भी पुराने टाइम में काफी यूज होता था। ठीक है, अब हिस्ट्री के बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड स्टेटस, क्या ये ठीक है? बिल्कुल हाँ मैम, स्टेटस ही बोलते थे। इटालियन में स्टैटिस्टा ही बोलते थे, वही पास्ता टाइप चीज। स्टैटिस्टिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड स्टैटिस्टिक, क्या बोला था? फ्रेंच में क्या बोलते हैं बच्चे? स्टैटिस्टिक्यू, क्यू बोलते हैं ना, बारबेक्यू टाइप। ठीक है, तो कौन सी चीज गलत है? सी वाली चीज गलत है, तो इसका आंसर आएगा सी। ठीक है,
अब नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ स्टैट, मतलब स्टैट कौन सी फील्ड में यूज होता है। तो 3 वर्ड आपने याद रखने हैं। पहली बात इकोनॉमिक्स में यूज होता है, जो आपके एक टॉपिक भी है, एक सब्जेक्ट है जो आप पढ़ते हो, उसमें आप डिमांड के डायग्राम बनाते हो, सप्लाई के डायग्राम बनाते हो, तो आपको वो देता है ना डाटा कि 40 की क्वांटिटी में डिमांड आई 10 रुपीज पे, 50 की क्वांटिटी पे डिमांड आई 8 रुपीज पे। तो इट्स अ काइंड ऑफ, वो क्या दिया जा रहा है, हम डाटा ही तो यूज कर रहे हैं, हम स्टैट ही तो यूज कर रहे हैं। तो डिमांड एनालिसिस करने में, टाइम सीरीज एनालिसिस में, इंडेक्स कैलकुलेट करने में, जो हमारे ही स्टैट का एक चैप्टर है, जो रिग्रेशन एनालिसिस भी हम करते हैं, ठीक है, इकोनॉमेट्रिक्स यूज करते हैं, तो वो इकोनॉमिक भी एक एरिया है जहां पे स्टैट को यूज किया जाता है। अगर बिजनेस की बात करें, ऑब्वियसली बिजनेस के डिसीजन लेने में, जैसे कि मान लो कि एक छोटा अकाउंटेंट है, ठीक है, और एक मैनेजमेंट का पर्सन है, मैनेजमेंट का पर्सन पूछेगा अकाउंटेंट से हमें बता दो सेल कितनी हुई है, तो अकाउंटेंट क्या करेगा, एक ना ऐसे लाइन चार्ट टाइप ड्रॉ करके ले जाएगा, कि उसे पता मैनेजमेंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरी बैलेंस शीट्स वगैरह ड्रॉ पढ़ें कि कैसे क्या हुआ था। तो वो एक ऐसे लाइन चार्ट बना के या एक टेबल बना के कि सर फर्स्ट क्वार्टर में इतनी सेल हुई, सेकंड क्वार्टर में इतनी सेल हुई, तो ऑब्वियसली वो चीजें हम कहाँ सीखते हैं, स्टैट में ही सीखते हैं। तो इसका मतलब बिजनेस में भी स्टैट यूज होता है। कैसे यूज होता है, डिसीजन लेने में यूज होता है। सेम चीज अगर कॉमर्स और इंडस्ट्री की बात करें, तो इंडस्ट्री या फिर कॉमर्स के फील्ड में सेल करते हो, सेल का डाटा रिकॉर्ड करते हो, आज इतनी सेल कर दी, कल इतनी सेल कर दी, परचेज करते हो, कोई रॉ मटेरियल के रिलेटेड डिसीजंस लेते हो, सैलरी देते हो, वेजेस देते हो, तो नोटिंग करके रखते हो ना, और एक रिकॉर्ड भी कर रखते हो कि कितना हो गया। जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तो वो रिकॉर्ड देना ही पड़ता है, जीएसटी डिपार्टमेंट को वो रिकॉर्ड देना ही पड़ता है, तो वहां पे भी तो क्या हो रहा है, यूज स्टैट ही तो यूज हो रहा है। तो ये 3 फील्ड्स हैं, एक बिजनेस मैनेजमेंट डिसीजन लेने में, या फिर डाटा इकट्ठा करने में कॉमर्स इंडस्ट्री, या फिर इकोनॉमिक्स में, 3 जगह पे स्टैट अप्लाई होता है। वही बात करते बच्चे स्टैट की लिमिटेशन, खामियों की अगर बात करें, तो स्टैट में ज्यादातर डाटा एग्रीगेटिव फॉर्म का होता है, इंडिविजुअल डाटा कम होता है, ठीक है, इंडिविजुअल डाटा रेयरली यूज होता है। वही अगर क्वांटिटी की बात करें, कि क्वांटिटी तो चलो ठीक है कि हमें सीधा पता है, जैसे मान लो एक पूरी क्लास के बच्चों के वेट्स देख रहे हैं कि बच्चों के कितना वेट है, तो हमने एक वेइंग मशीन लेके आए, सबको उस पर खड़ा किया और वेट नोट किया। अब क्वालिटी देखें कि जैसे ये देखिए कौन कितना इंटेलिजेंट है, कैसे मेजर करेंगे, कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से उस क्वालिटी को पहले क्वांटिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इट्स मतलब एक लिमिटेशन है कि टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम लगता है क्वालिटी को लेके। तो जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, ठीक है। बाकी थर्ड पॉइंट है बच्चे प्रोजेक्शन, कि हम जब भी कोई डाटा लिखते हैं ना, जैसे इंडेक्स नंबर, हम उसमें क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्शन ही तो कर रहे हैं कि अगर उसके अकॉर्डिंग आज इतने वेजेस हैं तो रियल वेजेस कितने होंगे उस साल के। तो वो क्या लगाया जा रहा है, एक अनुमान लगाया जा रहा है। अब मान लो जिस चीज को बेस मान के अनुमान लगाया गया, जैसे हम वो कहते थे बेस ईयर शिफ्ट हो गया, बेस ईयर को शिफ्ट कर दिया, तो वो क्या हुआ बच्चे, हमारी अजम्पशन शिफ्ट हो गई ना, तो सारी कैलकुलेशन दोबारा करनी पड़ती थी। वो पूरा चेन इंडेक्स का डायग्राम दोबारा से बनता है। तो अगर हमारी वो अजम्पशन ही चेंज हो जाए जिसके बेसिस पे हमने डाटा बनाया, तो पूरा ही डाटा चेंज करना पड़ेगा। तो ये उसमें खामी है कि हम अजम्पशन के बेसिस पे चल रहे, अजम्पशन चेंज हुई डाटा चेंज हो जाएगा। एंड सबसे बड़ी बात सैम्पलिंग, जो हम इंडेक्स नंबर में भी मैं आपको बताती थी कि हम इंडेक्स में ये नहीं कह सकते कि छोटी छोटी चीजों की महंगाई भी हम देख रहे हैं, छोटी छोटी चीजों का इन्फ्लेशन रेट देख रहे हैं, नहीं, कुछ मोटी मोटी 5 चीजें जैसे हम देखते थे, घर की, घर का किराया, रेंट हो गया, आपका खाने पीने का खर्चा हो गया, आपकी पर्सनल नीड्स हो गई, आपका कोई शॉपिंग का खर्चा हो गया, मतलब ओवरऑल हम देखते हैं। तो हम कुछ सैंपल चेक करें, अब वो सैंपल पूरे डाटा के अकॉर्डिंग सही है या नहीं हो, ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो सैंपलिंग में ऑब्वियसली थोड़े बहुत एरर रह ही जाते हैं, हो सकता है हमने जो चीज इंपॉर्टेंट थी उसे कंसीडर नहीं किया, ठीक है। तो इस पे भी बच्चे क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक्स इज अप्लाइड ऑन, अप्लाइड ऑन मतलब कहाँ पे यूज होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इकोनॉमिक्स, देन बिजनेस मैनेजमेंट, देन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऑब्वियसली सब पे अप्लाई होता है, इन तीनों पे अप्लाई होता है। देन बच्चे अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, डाटा। व्हाट इज डाटा। डाटा की अगर बात करूं तो डाटा वर्ड सुन के दिमाग में आता है नंबर्स, जैसे 1 2 3 4 5 35 89
फिफ्थ, सिक्स, तो दिमाग में नंबर्स आते हैं डाटा को देख के, ठीक है, चाहे अल्फाबेटिकली भी बोल दूं, जरूरी नहीं नंबरिंग में होना, अल्फाबेटिकली भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्वांटिटी आती है दिमाग में। क्या आता है दिमाग में पहले? क्वांटिटी। तो डाटा क्या है? एक तरह का क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है जिन्हें हम नंबर्स के फॉर्म में लिखते हैं। अब डाटा कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। फर्स्ट होता है प्राइमरी, देन होता है सेकेंडरी। जैसे प्राइमरी की बात करूं, प्राइमरी का मतलब होता है जो आपने कलेक्ट किया। सेकेंडरी का मतलब होता है आपने किसी का डाटा यूज किया। प्राइमरी का मतलब होता है आपने सीधा सीधा कलेक्ट किया। जैसे मान लो आपको किसी ने प्रोजेक्ट बनाने को कहा, टेंथ में आप सबने, प्लस टू में आप सबने प्रोजेक्ट बनाए होंगे, तो आपको मान लो किसी ने इन्वायरमेंट पे एक प्रोजेक्ट बनाने को कहा कि पोल्यूशन पे प्रोजेक्ट बना दो, देखो कि लोगों का क्या रिव्यू है। तो आप क्या करते थे? अपने आसपास के लोगों से वो क्वेश्चनियर फिल कराते थे, अपने प्रोजेक्ट के पूरे डॉक्यूमेंट्स तैयार करते थे, फिर उसको यूज करके टेबल्स बनाते थे, पाई चार्ट्स बनाते थे, ठीक है। तो वो हम क्या कर रहे थे? हम खुद जा रहे थे, डोर टू डोर जाके पूछ रहे थे कि सर प्लीज मुझे मेरे ये क्वेश्चंस के आंसर दे दो, मुझे डाटा अपना प्रोजेक्ट बनाना है। तो आप जब खुद इकट्ठा कर रहे हो, आप एज अ एजेंसी, एज ए इन्वेस्टिगेटर खुद जाके इकट्ठा कर रहे हो, फर्स्ट टाइम आपने कलेक्ट किया, तो उस डाटा को बोला जाता है ये प्राइमरी है, ये हमने कलेक्ट किया। फिर हमारा कलेक्ट किया डाटा सारी दुनिया यूज करती है। जैसे मान लो कि सेंसस का डाटा कलेक्ट कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफिशियल। घर घर जाते हैं, जाके पूछते हैं आपके घर में कितने लोग रहते हैं, काउंटिंग करते हैं, ठीक है। जैसे जिसमें हम अब नंबर 1 हो गए हैं, तो इट्स अ काइंड ऑफ थिंग कि जनगणना करते हैं। तो सेंसस कैलकुलेट करने जाते हैं। अब वो सेंसस का डाटा बहुत लोग यूज करते हैं, ठीक है। जैसे एप्पल को डिजायर फील हुई कि इंडिया में अपना प्लांट लगा देता हूँ जी, इंडिया में डिमांड ज्यादा है, तो एप्पल ने वो डाटा यूज किया सेंसस का। तो जब कोई डाटा यूज करता है दूसरा बंदा, तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। कि प्राइमरी के द्वारा कलेक्ट किए गए डाटे को जब कोई भी पर्सन या कोई भी एजेंसी यूज करती है, तो उसे कहते हैं ये सेकेंडरी डाटा। क्लियर? आगे बच्चे, वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है इट्स नॉट फिक्स्ड। जो चीज फिक्स नहीं होती उसे वेरिएबल बोलते हैं। कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें कोई ना कोई चेंजेस आ सकते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं, एक गुलाब का पेड़ है, ओ सॉरी, प्लांट है, प्लांट में 5 गुलाब लगे, ठीक है, 5 गुलाब है। हम अलग अलग रोजेस निकालेंगे तो उसकी ना पेटल्स तोड़ के गिनने लगेंगे। तो क्या इट्स कंपल्सरी कि हर रोज में सेम नंबर ऑफ पेटल्स हो सकता है पहले रोज में 15 पेटल्स निकली, पत्तियां, रोज की पत्तियां, ठीक है, अच्छी लगती हैं। तो मान लो एक में 15 निकली, तो हो सकता है किसी में 13 निकली, हो सकता है कोई छोटा सा है उसमें 10 निकल रही है। तो डाटा वेरी कर रहा है ना, इट्स नॉट फिक्स्ड। हम ये नहीं कह सकते कि रोजेस में 15 पेटल्स ही होती हैं, वी कांट से दैट। तभी उसे बोला जाता है इसका डाटा वेरिएबल है, कि ये वेरी करता है। वेरी मतलब चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इट्स अ वेरी वर्ड, चेंज हो जाता है, ठीक है। अब डाटा चेंज भी 2 तरीके से होता है, ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना इस चीज को। एक होता है डिस्क्रीट, एक होता है कंटिन्यूस। डिस्क्रीट का मतलब होता है कि आपका डाटा, जैसे मान लो ये एक टाइमलाइन है, 1 2 3, आपका डाटा एग्जैक्ट पता है आपको कितना है, 1। मान लो दूसरे का, जैसे मान लो कि हमने किसी से पूछा आप कितने बिस्किट्स खाओगे, उसने बोला, फर्स्ट पर्सन ने बोला मैं 1 बिस्किट खाऊंगा, तो हमने उसके लिए 1 बिस्किट साइड पे रख दिया। दूसरे से पूछा, वो कह रहा है मैं 2 बिस्किट्स खाऊंगा, तो उसके लिए 2 बिस्किट साइड पे रख दिए। तीसरे से पूछा, वो कह रहा है मैं 3 बिस्किट्स खाऊंगा, तो उनको पक्का पता है, उनको एग्जैक्टली पता है। जब भी डाटा इंटीजर में होता है, नॉट इन पॉइंट्स, एक आइसोलेटेड वैल्यू होती है। आइसोलेटेड वैल्यू मतलब उसकी एक प्रॉपर कंप्लीट आइडेंटिटी है, वो फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है। जैसे कोई, किसी को बहुत भूख रखी है, वो कह रहा पूरा डब्बा दे दो, मैम सारे बिस्किट्स खा जाऊंगा, तो वो इनफाइनाइट कर रहा है ना चीजों को। उसने फाइनाइटली हमें नहीं बोला मैम 1 दे दो, मैम 2 दे दो। जब कोई फाइनाइटली चीज हमें पता होती है, तो उसे बोलते हैं वो डिस्क्रीट वेरिएबल है। जब कोई चीज इनफाइनाइट होती है, जब कोई चीज पॉइंट्स में होती है, मतलब जब कोई चीज फ्रैक्शंस में होती है, पॉइंट्स का मतलब डेसिमल्स में होती है। जैसे मान लो कि उसने बोला मैम 1 नहीं, 2 भी नहीं चाहिए, थोड़ा आधा बिस्किट तोड़ के दे दो मुझे, बीच में से आधा एक और दे दो, मतलब 1.5 खाऊंगा मैं, 1.5, 1 भी खाऊंगा और हाफ एक और ले लूंगा। तो वो फाइनाइटली नहीं बता रहा, इनफाइनाइट है, ठीक है। तो उसे बोला जाता है कंटिन्यूअस वेरिएबल, ठीक है।
अब इसकी एग्जांपल्स थोड़ी सी अतरंगी है, स्टिल मैंने आपके लिए सिंपल करने की कोशिश की। जैसे मैंने आपको बोला नंबर ऑफ पेटल्स इन अ फ्लावर, ठीक है, वेरिएबल तो होता है, पर ऐसा तो नहीं हो सकता हम ये बोलें कि ये आधी टूटी हुई थी पत्ती, ये आधी है, कि पत्ती चाहे छोटे साइज की हो बड़े साइज की हो, इट्स कंप्लीट, ठीक है। इसके अलावा नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट इन लोकेलिटी, आप जैसे होता है ना कि कोई कहता है कि मैं मोतकोट तक से छू के वापस आ गया, कि बस थोड़ा सा एक्सीडेंट हुआ बच गया, थोड़ा सा एक्सीडेंट हुआ बच गया, अरे थोड़ा ज्यादा क्या होता है, एक्सीडेंट एक्सीडेंट होता है। तो डिस्क्रीट वेरिएबल में तभी इंस्टीट्यूट ने ये दो एग्जाम्पल दी है, एंड ये दोनों एग्जाम्पल आपको पता होनी चाहिए क्योंकि सीधा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है। तो डिस्क्रीट की एग्जाम्पल याद रखनी है, नंबर ऑफ पेटल्स इन अ फ्लावर, नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट इन लोकेलिटी, ठीक है। अब आते हैं कंटिन्यूअस पे। कंटिन्यूअस की एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लो कि आपको मैंने बोला अपना वेट चेक करके बताओ वेट कितना है, ठीक है। मान लो उसने बोला मैम 62 वेट है मेरा, मैं कहूंगी 62 पूरा नहीं होगा, ध्यान से देखो। फिर उसने ध्यान से देख के बोला मैम नहीं 62.3 kg वेट है मेरा। तो पॉइंट का स्कोप होता है अगर हम वेट मेजर करते हैं, राइट। वही अगर हाइट की बात करें तो हो सकता है कोई पूरा 5 फुट किसी की हाइट है, पर हो सकता है किसी की 1 इंच है, साथ में किसी की 3 इंच है हाइट, किसी की 6 फुट 1 इंच है। तो हाइट में भी वो पॉइंट का स्कोप होता है। सेल का भी सेम केस होता है कि सेल में भी पॉइंट्स में आता है डाटा, ठीक है। अब इसमें बच्चे एक और पॉइंट है, मैं वो आपको एक्सप्लेन करती हूँ, दैट सेल और प्रॉफिट का पॉइंट। बड़े ध्यान से सुनना, सेल और प्रॉफिट, सेल और प्रॉफिट के बारे में इंस्टीट्यूट थोड़ा अलग तरीके से क्वेश्चन डालता है। जैसे कई जगह पे वो वर्ड यूज करेगा मनी, आपने अर्निंग कितनी की, ठीक है, आपकी सैलरी कितनी है, ऐसे वर्ड यूज करेगा। अगर ये इन द सेंस ऑफ पर्सनल पूछा गया, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपकी सैलरी कितनी है, आपके पास जेब में कितने पैसे हैं, आपने ये चीज कितने में ली, तो बच्चे वो हमेशा डेफिनेट होती है, इट्स नॉट इन्फिनिटी। हमें पता होता है 10,000 रुपए, वो पहले चलता था 0.50, 0.30, 0.25, आजकल तो राउंड फिगर में पैसे मिलते हैं, मिनिमम 10 और 5 रुपए हैं, तो हम पॉइंट्स में नहीं जाते आजकल। तो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई क्वेश्चन आया तो आपने हमेशा बोलना है डेटा इज डिस्क्रीट, कि पॉइंट्स में होने का कोई स्कोप ही नहीं। वही अगर मैं बात करूं एक कंपनी की सेल की बात की जा रही है, तो कंपनी की सेल पॉइंटों में हो सकती है। जैसे आप भी अपने अकाउंट्स में क्वेश्चन सॉल्व करते हो प्रोप्राइटरशिप वाले, आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो पार्टनरशिप वाले, तो वहां पे होता है ना कई बार प्रॉफिट्स पॉइंट्स में आ जाता है, बैलेंस शीट हमारी पॉइंट्स में बन रही है, तो वहां पॉसिबल है कंटिन्यूअस डेटा। वहां पे आपने हमेशा कंटिन्यूअस वर्ड को ही चूज करना है। पर अगर क्वेश्चन आ गया पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपकी सैलरी कितनी है, ठीक है, आपकी अर्निंग्स कितनी है, आपकी जेब में कितने पैसे, आपका प्रॉफिट कितना हुआ, तो फिर आप हमेशा उसे डिस्क्रीट बोलोगे। क्लियर है, ठीक है। सेम चीज बच्चे एक और है, दैट इज एट्रीब्यूट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैंने जो भी बात की डेटा में, मैंने पहले ही बोल दिया डेटा का मतलब न्यूमेरिकल डेटा। अगर डेटा मैम क्वालिटी वाला हुआ, आपने अभी ऊपर बताया था कि हमारी जो प्लूरल सेंस की डेफिनेशन है वो तो कहती है क्वांटिटी और भी क्वालिटी भी, तो क्वालिटी वाला पार्ट है एट्रीब्यूट। क्वालिटी वाले पार्ट को क्या बोला जाता है, एट्रीब्यूट। जैसे किसी का जेंडर क्या है, वो मेल है फीमेल, या फिर उसकी ब्यूटी कैसी, इंटेलिजेंस कैसी है, ठीक है, वो कहाँ का नेशनैलिटी है, जैसे इंडियन है, अमेरिकन है, तो इन सबको कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो उस पर थोड़े क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चे एन एट्रीब्यूट इज, ऑब्वियसली दूर से आंसर दिख रहा है मैम, एट्रीब्यूट क्या होता है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। अब बात करते हैं एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन। अभी समझाया ना, जब किसी एक सिंगुलर बंदे की कोई पर्सनल इनकम की बात हो रही है तो हमेशा वहां पे क्या आएगा, डिस्क्रीट वेरिएबल, ठीक है। मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट, एक बच्चे के मार्क्स, तो ऑब्वियसली वो भी क्या आएंगे, डिस्क्रीट होंगे, ठीक है। नेशनैलिटी, नेशनैलिटी मतलब इंडियन है, पाकिस्तानी है, चाइनीज है, कहाँ का रहने वाला है वो, तो वो डाटा क्या कहलाएगा, उसका एट्रीब्यूट कहलाएगा।
ड्रिंकिंग हैबिट ऑफ अ पर्सन, कितना पीता है, कैसी आदत है। अब जो आदत होती है बच्चे, आदत भी इन द सेंस बंदे का करेक्टर ही है ना, कि वो ज्यादा पीता है कम पीता है, करेक्टरिस्टिक्स ही देख रहे हैं, क्वालिटी देख रहे हैं, तो इट इज ऑल्सो अ एट्रीब्यूट। ठीक है। एज ऑफ अ पर्सन, किसकी कितनी एज है। अब आप कई बार बोलते हो ना, मैम मेरा बर्थडे अप्रैल में था तो मैं 18 का हो गया हूं, तो अभी अगर दिसंबर चल रहा है तो मैम इसका मतलब 9 मंथ्स और हो चुके हैं, तो 18.9 समथिंग समझ लो कि मतलब 19 का होने वाला हूँ, क्लोज टू 19। तो वहां पे पॉइंट्स का स्कोप जो होता है बच्चे वो होता है, तो इसलिए उसे हमेशा एज को क्या बोला जाता है, कंटिन्यूअस वेरिएबल बोला जाता है। कि बर्थडे के बाद आज के टाइम पे हो सकता है कुछ महीने निकल चुके हैं, तो वहां पे कंटिन्यूअस वेरिएबल आता है, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 10 का ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन बच्चे, डाटा कलेक्टेड ऑन रिलीजन फ्रॉम अ सेंसस रिपोर्ट आर, मतलब सेंसस की रिपोर्ट पढ़ी, उसमें हमने देखा कि अगर मान लो हम यहाँ की बात कर लेते हैं पंजाब की, कि पंजाब में सिख लोग कितने रहते हैं, हिंदू लोग कितने रहते हैं, वो हमने सेंसस की रिपोर्ट से एनालिसिस लगाया। तो हम क्या कर रहे हैं, सेंसस रिपोर्ट एक तरह का प्राइमरी रिपोर्ट था जिसमें डाटा दिया गया था, हमने उसका डाटा पढ़ के रिलीजन का एस्टिमेट लगाया, तो हम कैसा डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, सेकेंडरी डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, चलो अभी आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा तो हमने समझ लिया, इकट्ठा कैसे करते हैं मैम, कैसे कलेक्ट करेंगे, कैसे हम बोलेंगे कि हमने जाके कलेक्ट किया तो ये प्राइमरी है, हमने किसी का यूज किया तो ये सेकेंडरी है। पहले प्राइमरी समझा दो कि हम जब जाते हैं हम कैसे इकट्ठा करते हैं। तो ऑब्वियसली पहला मेथड दिमाग में पहले यही आता है कि हम इंटरव्यू लेते हैं, लोगों का पूछेंगे सबसे। जैसे आपका भी होता है ना कि कई बार आपने मॉर्निंग टाइम देखा होगा कि मम्मा सुबह उठते पूछ रहे थे बता क्या खाएगा, तो मम्मा क्या कर रहे हैं, अलग अलग लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं, पापा से पूछ रहे हैं आप क्या खाओगे, भाई से पूछ रहे हैं आप क्या खाओगे, हर किसी का अलग अलग डाटा चल रहा है, तो इट्स काइंड ऑफ इंटरव्यू चल रहा है, वो डाटा इकट्ठा कर रहे हैं कि अच्छा ये क्या खाएंगे ये क्या खाएंगे, तो वैसा। तो उसके भी आगे इंटरव्यू लेने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। एक होता है 1-to-1 इंटरव्यू लिया, पर्सन सामने बैठा है और इन्विजिलेटर बोलते हैं बस बच्चे उससे, ठीक है, इन्विजिलेटर हो गया, या फिर हम बोल दें कि वो एक तरह से इन्यूमिरेटर बोल देते हैं, ठीक है, इन्यूमिरेटर बंदा है, वो जाके इंटरव्यू ले रहा है, जैसे हम बोलते हैं इंटरव्यूअर और इंटरव्यू, ठीक है, कि अलग अलग इंटरव्यू लिया जा रहा है। तो मान लो ये इसका इंटरव्यू ले रहा है, तो ये बंदा सामने बैठा है और इसके पास एक पेज है, ये उस पर लिखता जा रहा है, जैसे उससे पूछेगा सर आपका नाम, नाम लिख दिया, सर आपकी एज, एज लिख दी, सर आप कहाँ रहते हो, प्लेस लिख दी, ठीक है। या फिर हम मान लो हम एक बिस्किट्स का रिव्यू ले रहे हैं कि ये बिस्किट टेस्टी है या नहीं, फिर हम उसे कहेंगे सर ये लो बिस्किट खा के देखो, बताओ कैसा लगा, तो वो कहेगा गुड, अच्छा है, या फिर कहेगा क्या बिस्किट खिला दिया, वर्स्ट। तो हम उससे पर्सनल बात करें, ठीक है। अब इसके मामले में इसका मतलब हम किससे पूछ रहे हैं, क्या वर्ड हमेशा आपको देखने को मिलेगा, रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट कौन है, ये वाला पर्सन जिससे इंटरव्यू लिया जा रहा है, जो हमें रिस्पॉन्स दे रहा है, तो वो रिस्पोंडेंट बंदा, उससे हम डायरेक्टली पूछ रहे हैं। अब इसमें एक डेफिनेशन एग्जांपल दी हुई है इंस्टीट्यूट ने, नेचुरल कैलेमिटी, तो इसका मैं कोई भी लॉजिकल एंड वो नहीं समझा पाऊंगी क्योंकि इसका कोई लॉजिक है ही नहीं। डोर टू डोर सर्वे का तो है, बोल सकते हैं हम 1-to-1 गए, हर डोर खड़का के पूछ रहे हैं सर प्लीज हमारे बिस्किट टेस्ट करके हमें रिव्यू दे दो, ये लो बिस्किट टेस्ट करो फ्री में और हमें बता दो, ये फॉर्म भर दो, तो वो हो गया डोर टू डोर, वो तो ऑब्वियसली पर्सनल इंटरव्यू में आए। अब नेचुरल कैलेमिटी कैसे पर्सनल इंटरव्यू में आई कांट से, आपको याद ही करना पड़ेगा कि नेचुरल डिजास्टर से रिलेटेड डाटा, ऐसा समझ लो कि जो न्यूज एंकर है ना वो खुद जाता है, जाके पूछता है सर अच्छा आपके यहाँ पे बाढ़ आई थी, आपको कैसा फील हुआ, फिर से काइंड ऑफ ऐसे याद रख लो कि नेचुरल कैलेमिटी का डाटा हम सीधा जाके पूछते हैं, ठीक है। अब आते हैं इनडायरेक्ट इंटरव्यू पे। इनडायरेक्ट इंटरव्यू का मतलब जिस पर्सन से पूछना चाहते हैं उससे ना पूछ के किसी और पर्सन से पूछा, उससे ना पूछ के किसी और पर्सन से पूछा, ठीक है। जैसे कि बड़ी अच्छी एग्जांपल है, मदर गई, ठीक है, और साथ में उसका सन, वो गए एक शॉप पे, शॉप पे एक अंकल आइसक्रीम बेच रहे हैं, तो वो आइसक्रीम ना उन्होंने सन को खिला दी। अब वो बच्चा ना आइसक्रीम खा रहा है, मस्त हुआ पड़ा है वो आइसक्रीम खाने में, उसे टेस्टी लग रही है, वो बिजी है।
तो उससे पूछ रहा है आइसक्रीम वाला, अंकल बच्चे रिव्यू दे दो प्लीज, 5 स्टार दे दो, 3 स्टार दे दो, आपको कैसी लगी आइसक्रीम। अब वो बच्चा जो है वो बिजी है, या समझ लो अभी बोलना स्टार्ट नहीं हुआ, 2 साल का ही है, ज्यादा बोलता नहीं है। तो फिर ये आइसक्रीम वाला किसकी तरफ शिफ्ट होगा, ये मदर से पूछेगा, मैम बता दो इसको आइसक्रीम अच्छी लगी या नहीं लगी। आप तो फेस देख के ही बता दोगे कि इसे पसंद आई या नहीं आई है, ठीक है। कि अगर खा गया सारी तो उसका मतलब बहुत अच्छी लग रही है इसको। तो वो मदर ने रिव्यू दे दिया, मदर ने कह दिया 3 स्टार, कि ज्यादातर तो ये 1 ही मिनट में खा जाते हैं, इसको इतना टाइम लग रहा है फिनिश करने में, इसका मतलब इसको ज्यादा पसंद नहीं आई। तो इट्स अ काइंड ऑफ थिंग कि हमने रिव्यू लेना हम किसी और से चाहते थे, उससे ले नहीं पा रहे हैं तो इसलिए किसी और से पूछ लिया। तो व्हेन रीचिंग टू अ पर्सन डिफिकल्ट, तो द सन से नहीं पूछ पा रहे हैं, तो कॉन्टेक्ट एसोसिएटेड पर्सन, हम मदर की तरफ चले गए, मैम बता दो आइसक्रीम का क्या रिव्यू है। अब इसको लेके भी इंस्टीट्यूट ने एक बढ़िया तरंगी एग्जाम्पल दिया, दैट इज रेल एक्सीडेंट। मतलब नेचुरल क्लैमिटी हो रही है, बाढ़ आ रही है, सुनामी आ रही है, तो हर एक पर्सन को उठा के पूछो सर कैसा रहा। बट रेल एक्सीडेंट में आप उसे मत पूछो, मतलब वो कह रहे रेल एक्सीडेंट में आप रेलवे के पास जाके पूछो कि अच्छा कैसा रहा एक्सीडेंट, ठीक है। तो रेलवे वाला याद रखना, रेल एक्सीडेंट इनडायरेक्ट इंटरव्यू की एग्जाम्पल, ठीक है। अब इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते, बेतुकी एग्जाम्पल है पर कुछ नहीं कर पाए। आगे बचे टेलीफोन इंटरव्यू। टेलीफोन इंटरव्यू जो आपके साथ डेली होता है, कस्टमर केयर वाले फोन करते हैं, फोन पे पूछ रहे हैं सर ये चीज खरीदोगे, सर आप ये चीज लेना चाहोगे, सर प्लीज बस आपसे एक रिव्यू लेना है कि आप लुधियाना वाले दिल्ली वाले मैकडी गए थे, आपको कैसा लगा। तो इट्स अ काइंड ऑफ थिंग कि हमें फोन पे पूछा जाता है जब कुछ, तो फोन एक तो क्विक है, उसी टाइम मिलाया, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस बैठे बैठे फोन हम 10 बंदों को फोन कर सकते हैं, मिलने जाए तो हो सकता है दिन में सिर्फ 5 को मिल पाए। तो नॉन रिस्पॉन्सिव तो हमें भी पता है कि ट्रू कॉलर पे हम सबसे पहले देख लेते हैं, अच्छा स्पैम लिखा है मैं नहीं उठा रहा, ये नहीं फोन उठाना। तो टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन हो सकता है कि कोई आगे से रिस्पॉन्स ना दे। और नॉन एक्सपेंसिव तो है ही है, क्या लगता है आजकल तो जो पैकेज वगैरह है कंपनीज के, तो कॉल करना तो बहुत ही सस्ता काम लगता है, तो कोई एक्सपेंस नहीं है उसमें, ठीक है। अब बच्चे आप अगर ये पूछो कि मैम ये इंटरव्यू के हमने 3 तरह के इंटरव्यू तो पढ़ लिए, क्वेश्चन क्या आएगा। क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम्पल्स पे आ जाए, तो एग्जाम्पल याद रखनी है। कई बार होता है कि वो ये पूछ लेते हैं कि सबसे ज्यादा महंगा क्या है या सबसे सस्ता क्या है, सबसे सस्ता टेलीफोन, ठीक है। अब मान लो उन्होंने पूछ लिया सबसे सही डेटा कौन देता है, एक्यूरेसी किसकी है, पर्सनली पूछ के आए एक्यूरेट होगा, ठीक है। ऑब्वियसली जब आप किसी के सामने होते हो तो वो झूठ बोलने से झिझकता है, ठीक है। आपने किसी को मेल कर दिया डेटा, तो क्या पता उसने पढ़ा या नहीं पढ़ा, आपने किसी को मैसेज भेज दिया तो पता नहीं उसने पढ़ा या नहीं पढ़ा। पर्सनली गए हो तो हाई चांसेस होते हैं वो सही डेटा देगा, क्योंकि आप खुद डेटा कलेक्ट कर रहे हो, आप खुद पूछ सकते हो कि सर ऐसा नहीं ऐसा बता दो। इनडायरेक्ट मतलब किसी से पूछा तो जरूरी नहीं है कि जैसे मदर से पूछा कि आपके बच्चे को आइसक्रीम कैसी लग रही है, अब मदर ने कह तो दिया 3 स्टार, हो सकता है कि उसको 2 स्टार लग रही हो, उसको 1 स्टार लग रही हो। तो एक्यूरेसी नहीं होती इनडायरेक्ट में, टेलीफोन में तो ऑब्वियसली नहीं होती। आप खुद फोन पे किसी ने पूछा आप कौन बोल रहे हो, मैं जी ये बोल रहा हूँ जानबूझ के कि मुझे बात ना करनी पड़े, तो टेलीफोन में ऑब्वियसली सही डाटा नहीं मिलता है। तो अगर हम बात करें कि सबसे एक्यूरेट डाटा कहां से मिलता है, तो आपने याद रखना है पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। फिर कवरेज की बात करें कि हाउ मच, जैसे हमने आज मान लो 20 लोगों से बात करनी थी, तो पर्सनल इंटरव्यू जब लेंगे तो हो सकता है टाइम कंज्यूम हो जाए, सब लोगों से बात ना हो पाए, या फिर एक किसी गली में रहता है किसी गली में रहते और हम पहुंच नहीं पाए, तो ऑब्वियसली पर्सनल इंटरव्यू में कवरेज कम होती है। वही अगर इंडायरेक्ट की बात करें तो पहले ढूंढेंगे यार ये नहीं मिल रहा तो किससे पूछें, किसी और से पूछें, तो वहां पे भी कवरेज कम होती। पर फोन की बात करें तो आप 1 सेकंड में फोन मिला सकते हो, ये भी हो सकता है कि दिन में 1000 फोन कर लो। तो ये चीज याद रखना, टेलीफोनिक इंटरव्यू में कवरेज ज्यादा होती, डाटा ज्यादा मिलता है, सही नहीं मिले वो अलग बात है पर ज्यादा मिलता है। अब बात करते हैं कि इग्नोरेंस, बेइज्जती कहां पे होती, कि जहां पे जाएं और हमें कोई पूछे भी ना। लाइक पर्सनल इंटरव्यू है, जैसे आपके घर पे भी ना कोई कई बार आ जाते हैं वो आयुर्वेदिक दवाई वगैरह बेचने के लिए लोग, वो चाहे आके डोरबेल खड़काए, आप एक बार देखने तो जाओगे ना कौन आया है,
थोड़ी, अब बंदा पर्सनली आया तो कई बार बंदा बात भी कर लेता, सर पानी पियोगे, सर हाँ बताओ क्या काम है, खरीदेंगे चाहे कुछ ना, बात जरूर कर लें। तो पर्सनल इंटरव्यू में इग्नोरेंस लेवल सबसे कम होता है। वही अगर बात करें इनडायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में भी इग्नोरेंस लेवल कम होता है, क्योंकि आप किसी इंसान से बात कर रहे हो, चाहे वो खुद की बात करे चाहे किसी और की बात करे, किसी और की बात तो बंदा ज्यादा इंटरेस्ट से करता है, मेरे से पूछो मैं बताऊंगा ये कैसा है। इट्स अ काइंड ऑफ थिंग कि लो, कि वहां पे भी आपको इग्नोरेंस का जो, इग्नोरेंस लोग आपको कम इग्नोर करेंगे, कम इग्नोर करेंगे, कम इग्नोर हो गया। पर टेलीफोन पे सबसे ज्यादा इग्नोर होता है बंदा। हमने फोन किया, चलो फोन काट दिया, हमने फोन किया, फोन साइलेंट पे लगा दिया, हमने फोन किया, उसने हमें ब्लॉक कर दिया। तो इट्स अ काइंड ऑफ थिंग, इग्नोरेंस के मामले में भी टेलीफोन सबसे आगे, और कवरेज के मामले में भी सबसे आगे। एक्यूरेसी की बात करें तो पर्सनल इंटरव्यू सबसे आगे। ठीक है, अब आते हैं बच्चे मेल्ड क्वेश्चनियर। जैसे हमारे पास टाइम नहीं है इंटरव्यू लेने का, हमने क्या किया, एक क्वेश्चनियर बनाया, उसमें लिखा नेम की जगह छोड़ दी, एज की जगह छोड़ दी, और नीचे जो भी रिव्यू लेना है वो लिख के जगह छोड़ दी, और इसके निकाल लिए 100 प्रिंट्स। 100 प्रिंट्स लगा के अलग अलग इन्वेलप्स बनाए, लोगों के एड्रेस लिखे, मेल कर दी, कि किसी को कहा आप मेल बैक कर देना, हमें अपना एड्रेस लिखो, अपना पूरा रिव्यू लिखो और हमें वापस भेज दो। तो या तो ये काम हम पोस्ट से करेंगे, ये जो भी चिट्ठी बनाई है हमने अपने क्वेश्चनियर की, पोस्ट से भेजा या ईमेल से भेजा। ठीक है, तो एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि उसको अच्छे से ड्राफ्ट करो, 1 2 3 नंबर प्रॉपरली सीक्वेंस बनाओ, गाइडलाइंस लिखो कि उसे क्या क्या आंसर देना है। जैसे नाम लिखना है तो कई बार होता है ना, नाम कैपिटल लेटर में लिखना है, तो लिखो वहां पे सर कैपिटल लेटर में लिखो। अगर आपको साथ में उसके आधार कार्ड की कॉपी चाहिए तो वो भी लिखो, सर प्लीज अटैच योर आधार कार्ड कॉपी, तो वो भी अटैच हो जाएगी। तो मेल क्वेश्चनियर में ये ध्यान रखना होता है कि वो प्रॉपरली सिक्वेंस्ड हो, अच्छे से ड्राफ्ट किया गया हो, और उसमें गाइडलाइंस भी होनी चाहिए। और ये सबसे बड़ी चीज है जो इग्नोर होती है, अगर मैं कहूँ टेलीफोन से भी ज्यादा मेल इग्नोर होती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स इसमें मैक्सिमम मतलब हमें नहीं मिलेगा, पर हाँ हम कवरेज ज्यादा कर सकते। जैसे एक मेल डाली, मेल में सीसी 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 करके अलग अलग ईमेल्स डाली, एक ही मेल पे सेंड दबाया, सबको चली गई मेल, मास मेल, सबको चली गई। तो इजी है, कवरेज ज्यादा होता है। अब बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है कि हम ना थोड़े आलसी हैं, हम कह रहे हैं हम नहीं बात करेंगे इससे, ये ना झूठ बोलता है, या फिर कई बार ये भी होता है हम शक्की हैं, हम थोड़े इन्वेस्टिगेटर टाइप के हैं, हम कहते हैं इस पे यकीन नहीं करना, ये जो बोलता है ना ये झूठ बोल रहा है। तो इट्स अ काइंड ऑफ थिंग कि हम ना उसका हाव भाव देख रहे हैं, कि हमने उससे पूछा अच्छा आपकी एज, जैसे हमेशा ज्यादातर कई लोग अपनी एज बताना पसंद नहीं करते, हमने पूछा कितनी एज है, अगर वो 20 के होंगे तो वो कहेंगे मैं 15 का हूँ। इट्स अ काइंड ऑफ कि हमें उसकी तरफ देख के, हाइट देख के, थोड़ा उसके मतलब बोलने का तरीका देख के अंदाजा लगाना पड़ता है कि 15 का तो नहीं लगता। तो इट्स अ काइंड ऑफ थिंग कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि आप क्लास में पेपर दे रहे हो, ठीक है, तो एक ऑब्जर्वर खड़ा होता है देखने को क्या कर रहा है, वो डायरेक्टली आपके आपसे आके नहीं पूछेगा आप चीटिंग कर रहे हो, डायरेक्टली नहीं पूछेगा, पूछता तो इंटरव्यू हो जाता, वो सिर्फ आपको ऑब्जर्व करता रहता है। ठीक है, अब ऑब्जर्व होता है कि या तो कोई इंसान खुद खड़ा होकर ऑब्जर्व करे अपनी आंखों से विद हिज आईज, तो उसे कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कर रहा है, अपना दिमाग लगा के सीधा आंखों से देख के ऑब्जर्व कर रहा है। एक होता है इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा है, जैसे मान लो कि हमने आपको कहा कि हमने ना एक रोड ट्रिप पे जाना है, और एक जो बस है उसमें 20 लोग ही आएंगे, और बस की कैपेसिटी भी ऐसी है कि ज्यादा ना हैवी हैवी लोग या ज्यादा वेट वो झेल नहीं पाती। तो हमने बच्चों को कहा अपना वेट लिख के ना स्लिप बना के दे दो कि आपका कितना वेट है। अब बच्चों ने जाने के चक्कर में जिसका ज्यादा वेट था उसने भी कम लिख दिया, तो हम यकीन नहीं कर पा रहे हैं, तो हो सकता है फिर हमने क्या किया कि वेट मशीन लेके आए। तो हमने एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया, हमने कहा चलो सामने खड़े हो जाओ, अब देखेंगे आपका वेट कितना है। सेम चीज हाइट पे भी लग सकती है कि हम देखना चाहते हैं हाइट कितनी है, अब सब लोगों को कंफ्यूजन होती है मेरी कितनी हाइट है। कई बार ऐसा होता है जैसे आपकी एज में तो 17 18 की एज में तो हाइट थोड़ी बढ़ भी रही होती है, तो इट्स अ काइंड ऑफ थिंग कि आपको लगता है आप 5'3" हो, बाद में पता चलता है आप 5'5" हो गए हो, या फिर आपको लगता था आप 5'3" हो पर आप 5'1" हो। तो इट्स अ काइंड ऑफ थिंग कि उसमें ऑब्जर्व करके भी पता लगाया जा सकता है इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके। ठीक है, हाँ सब कुछ फिर हमें एक्यूरेट मिलेगा, दिस इज 100% श्योर,
क्योंकि हमने खुद इंस्ट्रूमेंट यूज करके चेक किया, पर कितना टाइम जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग है ना। आप कम लोगों को कवर कर पाओगे, और लेबोरियस मतलब कि वो कहते हैं ना कि हम मजदूरी कर रहे हैं, एक तरह से ऐसे लग रहा है कि एक एक बच्चे को बुला रहे हैं, हाँ देखो क्या वेट है, फिर लिख रहे हैं, क्या वेट है, लिख रहे हैं, तो एक तरह से मजदूरी जैसा फील होता है, लेबोरियस फील होता है। ठीक है, आगे बच्चे क्वेश्चनियर फिल्ड एंड सेंड टू एन्यूमरेटर। जैसे कई बार होता है ना, आपके घर पे कोई आ जाते हैं, वो कहते हैं हम गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं, हमें नोट करना है कि आपके ये इस घर में कितने लोग रहते हैं, कितनी मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, कितने बच्चे। तो ये जो आते हैं आपके घर पे जनगणना लेके जाते हैं, तो इन्हें बोलते हैं, इनको ना एक गवर्नमेंट ने एक शीट दी होती है, ये उस पे फिल करते हैं आपका डाटा, फिर उस पे आपके साइन करवा लेते हैं, तो इनको बोला जाता है बच्चे इन्यूमरेटर। क्या बोला जाता है, ये कौन होते हैं, इन्यूमरेटर होते हैं। ये आपके पास आते हैं, क्वेश्चनियर भराते हैं, तो इसका मतलब ये डायरेक्टली आते हैं आपके पास, डायरेक्टली इंटरेक्ट विद रिस्पोंडेंट एंड फिल द क्वेश्चनियर। और ज्यादातर ये चीज किसमें यूज होती है, सर्वे करने में यूज होती है। जैसे सेंसिस, ये तो एक तरह का सर्वे है ना, कि इंडिया की जनसंख्या कितनी हो गई है, पंजाब की जनसंख्या कितनी हो गई है, तो न्यूमरेटर का काम होता है जनसंख्या कलेक्ट करना। ठीक है, चलो बच्चे अभी बहुत हो गया। ठीक है, हमने कलेक्शन के अलग अलग टाइप्स पढ़ लिए, अब उसके क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, और जहां पे भी अगर आपको दिक्कत आती है आप पूछ सकते हो। ठीक है, द डेटा कलेक्टेड ऑन द हाइट ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ स्टूडेंट आफ्टर रिकॉर्डिंग देयर हाइट विद अ मेयरिंग टेप। हमने यकीन नहीं किया, हमने टेप उठाई, देखा कि इनकी वाकई में हाइट कैसी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, डिस्क्रीट, कंटिन्यूस। अगर वैसे बात करूं तो कंटिन्यूस तो मैंने आपको अभी पीछे सिखाया था कि हाइट कंटिन्यूस में आती, पर अगर सिर्फ यही पूछना होता कि हाइट बता दो क्या होती है, तो इतने एफर्ट नहीं डालता क्वेश्चन में। उसने क्वेश्चन में बोला डाटा कलेक्टेड, तो वो कलेक्शन को इंपॉर्टेंस दे रहा है, इसका मतलब उसको इससे लेना देना नहीं है, उसको ये पूछना है कि ये डाटा प्राइमरी है या सेकेंडरी। ठीक है, तो वो डाटा प्राइमरी है या सेकेंडरी है, वो इस वर्ड से ही पता चल रहा है कि उसने खुद डाटा कलेक्ट किया है, तो ऑब्वियसली वो डाटा क्या है, प्राइमरी है। ठीक है, उसने खुद सिलेक्ट की है, उसने किसी रिपोर्ट से नहीं उठाया, उसने खुद मेयरिंग टेप लेके हाइट देखी, तो इट इज प्राइमरी। द प्राइमरी डाटा आर कलेक्टेड बाय, कैसे कलेक्ट होता है बच्चे, अभी ये प्राइमरी डाटा के ही सारे एग्जांपल्स किए ना, इंटरव्यू लेना, ऑब्जर्व करना, क्वेश्चनियर भरवाना, तो सारे के सारे ही प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के मेथड। क्विकेस्ट वे, सबसे तेज डाटा कैसे मिलेगा, बताओ कैसे मिलेगा, एवरीवन, फोन करो। ऑब्जर्वेशन में भी टाइम लगता है, इंडायरेक्ट इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू में भी टाइम लगता है, फोन इज सबसे तेज। ठीक है, तो समझ में आ गया बच्चे, क्विकेस्ट डाटा कहां से मिलता है, टेलीफोन से। अगर हम बात करें बेस्ट मेथड के, किस केस में, नेचुरल कैलेमिटी, बोला था ना इंपॉर्टेंट है। नेचुरल कैलेमिटी किस में पढ़ा था, नेचुरल कैलेमिटी पर्सनल इंटरव्यू में, कि पर्सनल इंटरव्यू में ही नेचुरल कैलेमिटी का डाटा यूज होता है। ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू लिया जाता है उस टाइम पे। इन केस ऑफ रेल एक्सीडेंट, रेल एक्सीडेंट में कौन सा डाटा अप्रोप्रिएट होगा, तो हमने क्या किया था, रेल एक्सीडेंट में कैसे पूछेंगे, इनडायरेक्टली। नेचुरल डिजास्टर होगा तो डायरेक्टली पूछेंगे, अगर रेल एक्सीडेंट होगा तो उनसे नहीं, रेलवे वालों से जाके पूछेंगे, जिसका एक्सीडेंट हुआ उससे नहीं, रेलवे वालों से जाके पूछेंगे। ठीक है, तो सी आएगा। विच मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन कवर्स द वाइडेस्ट एरिया, सबसे ज्यादा डाटा किससे मिलेगा, सबसे ज्यादा डाटा किससे मिलेगा बच्चे, टेलीफोन में हमने कहा था। ठीक है, हो सकता है, पर उसके बाद में जब हमने क्वेश्चनियर पढ़ा तो वहीं पे हमने ये समझ लिया था कि मेल करने पे ही सबसे ज्यादा डाटा मिलता है, कवरेज बहुत ज्यादा होती है। फोन फिर भी मिलाओगे, बात करोगे, टाइम लगता है ना। मेल में करना क्या है, एक मेल टाइप किया, सीसी डाला, सबकी मेल्स डाली, बस सेंड, चली गई सबको मेल। तो कवरेज सबसे ज्यादा मेल्ड क्वेश्चनियर में होती है। ठीक है, आगे बच्चे, द अमाउंट ऑफ नॉन रिस्पॉन्सिबल इज मैक्सिमम में, सबसे कम रिस्पॉन्स किस में आता है, बताओ बच्चे किस में आता है, ये भी मेल्ड क्वेश्चनियर, कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। टेलीफोन फिर भी कोई पुल पे लेके उठा लेगा, इंटरव्यू में तो बिल्कुल नहीं, इग्नोर करता है, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इग्नोर हो, ओ सॉरी इनडायरेक्ट हो। बट मेल्ड क्वेश्चनियर में हाई चांसेस होते हैं कि आपको कम रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, लोग मेल खोलते ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है, स्पैम्स वाली में। सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा, ठीक है, प्राइमरी डाटा इकट्ठा कर लिया, प्राइमरी डाटा में ऑब्वियसली वर्ड क्या यूज हुआ था, कलेक्शन, क्योंकि इसमें कलेक्ट करते हैं। और सेकेंडरी डाटा हम कहीं से लेते हैं तो उसके सोर्स देखने पड़ेंगे कि डाटा कहां से लिया।
अगर हम डाटा इंटरनेशनल डाटा इकट्ठा करते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है, हमारे इंडिया में नहीं बाहर क्या चल रहा है, आपको हेल्थ का डाटा चाहिए WHO के पास चले जाओ, आपको कोई पैसों से रिलेटेड डाटा चाहिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास चले जाओ, कोई लेबर से रिलेटेड लॉ पढ़नी है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के पास चले जाओ, कोई बैंकिंग सिस्टम को समझना है तो वर्ल्ड बैंक के पास चले जाओ, ठीक है, तो इंटरनेशनल डाटा वहां से मिल जाएगा, सेकेंडरी डाटा मिल जाएगा। इंडिया से डाटा लेना है तो स्टैटिस्टिकल ज्यादातर डाटा सेंट्रल CSO के पास पड़ा होता है, तो आप वहां से ले सकते हो। अगर आपको कोई और सैंपल सर्वे रिलेटेड डाटा लेना है तो आप वहां से ले सकते हो, ठीक है। RBI से हमें बैंक से रिलेटेड डाटा मिल जाता है, सेबी से मिल जाता है स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड डाटा, है ना। IRDA बच्चे ये इंश्योरेंस रेगुलेशन वाली होती है, तो इंश्योरेंस से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाटा चाहिए तो आप IRDA के पास चले जाओ। रेरा का मतलब होता है रियल इस्टेट वाले, रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, आपको वो रियल इस्टेट से रिलेटेड प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डाटा चाहिए तो आप रेरा से ले सकते हो। वही अगर बात करें किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से लेना है तो वो प्राइवेट या फिर सेमी गवर्नमेंट टाइप मतलब आधी गवर्नमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूशन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन है एक ISI, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर NCERT है, जिसके पास सारा स्टैटिस्टिकल डाटा होता ही है, जितनी भी हमारी बुक्स हैं ICSI की, CBSE की, वो सारी NCERT के अंडर ही आती है, तो इट्स अ काइंड ऑफ थिंग कि उनके पास भी डाटा होता है। इसके अलावा हम किसी के भी रिसर्च पेपर या कोई भी हो सकता है किसी ने पर्सनली डाटा इकट्ठा किया तो हम उससे डाटा ले सकते हैं, तो सेकेंडरी डाटा किसी भी सोर्स से आ सकता है, ठीक है। अब जैसे कि हम कहें सम इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा आर, सबसे इंपॉर्टेंट मतलब जिसपे हम आंख बंद करके यकीन कर सकते हैं ना, वो होता है जो हमें इंटरनेशनल या फिर गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट से मिले, तो इट्स आंसर इज ए, इंटरनेशनल एंड गवर्नमेंट सोर्सेज, ठीक है। अब आगे चलते हैं बच्चे स्क्रूटनी ऑफ डाटा। स्क्रूटनी का मतलब होता है चेकिंग, डाटा ले तो लिया, मान लो हमने किसी मिस्टर ए की ड्यूटी लगाई थी, जाके वेट्स ऑफ क्लास 10th मतलब 10th क्लास के वेट्स लिख के लिया, ठीक है, तो हमने उसको जिम्मेदारी दी। अब मिस्टर ए ने डाटा सही कलेक्ट किया या नहीं, हमें शक हो रहा है। डाटा कैसे सही पता लगेगा, पहली बात अगर हम एक्यूरेसी की बात करें, जैसे मान लो आपने किसी को फॉर्म भरने को दिया था, उसे बोला था अपना नाम लिखो मोबाइल नंबर लिख दो, मान लो किसी ने मोबाइल नंबर 8 डिजिट का लिखा है, तो उसके लिए आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आप सीधा बोल दोगे दिस इज नॉट एक्यूरेट, 10 डिजिट्स डाटा दो, 10 डिजिट्स डाटा चाहिए। तो एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, देखना कि डाटा कंप्लीट है या नहीं, डाटा सही है या नहीं, डाटा में कोई गलती तो नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि हमने डाटा को कंपेयर करके देखा, जैसे मान लो आपने कोई राम था, अपने राम से पूछा आपकी एज कितनी है, राम ने कहा 45 ईयर्स, आपने पूछा राम आपका डेट ऑफ बर्थ कब का है, तो वो कह रहे कि मैं 92 में पैदा हुआ था, तो 92 और अब की अगर कंपैरिजन करें तो बंदा 31 ईयर्स का होना चाहिए था, ये तो 45 बोल रहा है, तो इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। तो इट्स अ काइंड ऑफ थिंग कि हमें कई बार कंसिस्टेंसी से पता चल जाता है कि ये इंसान सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, ये डाटा सही है या नहीं है, हमने कंपेयर करके देखिए, ठीक है। तो ये कंपैरिजन करने के लिए आपको कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं चाहिए, ये आपके इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है कि आप कितने इंटेलिजेंट हो कि पकड़ लोगे कि इसने गलत लिखा है, आपके पेशेंस पे डिपेंड करता है, ऊपर से एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है कि जैसे आपको पता है कि 10 डिजिट होते हैं मोबाइल नंबर में, अब कोई 3-4 साल का बच्चा उसे थोड़ा पता कि मोबाइल नंबर में 10 डिजिट होते हैं, तो कई बार एक्सपीरियंस नहीं होता है बंदे को चेकिंग का, ठीक है। तो एक्चुअली चेकिंग क्या है, एरर्स फाइंड करना, चेकिंग करना, स्क्रूटनी करना डाटा की, कि इन्यूमिरेटर ने वो जो बंदे की ड्यूटी लगाई थी हमने कि डाटा इकट्ठा करके आ, जैसे हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मिस्टर है, उसने डाटा फाइल करते वक्त क्वेश्चनियर फिल करते वक्त कोई एरर तो नहीं कर दिया, कोई गलती तो नहीं कर दी उसने लिखने में, हो सकता है यहाँ पे लिखना उसने 72 था, वो लिख के गलती से 92 आ गया, तो गलती पता चल जाती। अब एक टर्म है बच्चे इंटरनल कंसिस्टेंसी चेक, ये क्या होता है इंटरनल कंसिस्टेंसी, इसी कंसिस्टेंसी वर्ड से रिलेटेड है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है डाटा ए और डाटा बी को देख के हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं दो तरह के डाटा का, और फिर उन्हें आपस में रिलेट करके चेक कर सकते हैं, तो उससे पता लग जाता है कि इंटरनल कंसिस्टेंसी कैसी है, डाटा कंपैरेटिवली कैसा है, वही जो एज की एग्जांपल दी। कंसीडर इन्यूमरेटर बायस वाइल यूजिंग डाटा, कि वो उसने कोई बायसनेस से, ऐसा तो नहीं कि जैसे मान लो कि उस बच्चे को ट्रिप पे जाना था तो उसने अपना वेट कुछ और ही बता दिया, तो इन्यूमरेटर की बायसनेस भी हो सकती है, ठीक है।
क्वेश्चन कर लेते हैं। इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ कलेक्टेड डाटा कैन बी चेक्ड व्हेन मतलब कब चेक करनी होती है, तो कब चेक करनी होती है बच्चे, इंटरनल डाटा आर गिवन, जब इंटरनल डाटा दिया जाए, या एक्सटर्नल डाटा आर गिवन, ये तो किसी हाल में नहीं हो सकता क्योंकि हम इंटरनल कंसिस्टेंसी चेक करें। टू और मोर सीरीज आर गिवन, चलो ठीक है, थोड़ी सी अपीलिंग लग रहा है। अ नंबर ऑफ रिलेटेड सीरीज आर गिवन, वेरी गुड, रिलेशन होना बहुत जरूरी। जैसे मैं आपको बोलूं एक इंसान की एज और उसके रिलीजन को आपस में कंपेयर करके बताओ, अब एज और रिलीजन का आपस में क्या रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है तो है दो तरह का डाटा, पर कंपेयर नहीं हो सकता। वही अगर मैं बोलूं एज और डेट ऑफ बर्थ दी हुई है, कंपेयर कर दो, अब हो सकता है मैम, क्योंकि ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं, इनसे कोई ना कोई मीनिंग निकाला जा सकता है, तो रिलेटेड सीरीज आर गिवन, डी आएगा आंसर। आगे बच्चे, द एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा कैन बी वेरीफाइड बाय, ठीक है, यही तो डेफिनेशन थी अभी जो टॉपिक किया, किसमें वेरीफाई होता है, स्क्रूटनी में। स्क्रूटनी में हम चेक करते हैं क्या चीजें चेक करते हैं, एक तो चेक करते हैं एक्यूरेसी, एक चेक करते हैं कंसिस्टेंसी, कि हमने बस ये देखना होता है कि जो रिस्पोंडेंट है उसने या फिर हमारा जो इन्यूमिरेटर था उसने हमें गलत डाटा तो नहीं दिया, ठीक है, ये चीज चेक करने के लिए हम स्क्रूटनी करते हैं कि हमें गलत डाटा तो नहीं मिला है, तो हम उसमें स्क्रूटनी करते हैं, ठीक है। चलो अब बाकी टॉपिक बच्चे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी तक के लिए इसी प्रोसेस करो, किसी को कोई दिक्कत है तो आप मैसेज भेज के देख सकते हो, जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए, ठीक है, यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल जो मैंने नीचे लिंक में दिया हुआ है, ठीक है, आप वहां पे ज्वाइन करो, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो, और अगर आपका कोई डाउट है आप उसी टेलीग्राम चैनल में मैसेज करके भेज सकते हो, या यहीं पे वीडियो पे कमेंट कर दो, मैं उसका आपको रिप्लाई दे दूंगी, ठीक है। बंद करो बच्चे क्लास।